दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल आरजे एग्ज़ाम डोज पर स्वागत है। दोस्तों मैं यहाँ जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहले आप इन प्रश्नों को देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं आज के उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इतिहास से लिए गए हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गुप्त शासक द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार, रूपक, सुवर्ण, पर्ण पन सॉरी देखिए, गुप्त शासक द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था और गुप्त शासक जो सोने के सिक्के चलाए थे उसे दिनार या सुवर्ण कहा जाता था। सोनों के सिक्के को दिनार या सुवर्ण कहा जाता था। और मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी उसको पन कहा जाता था। चांदी के सिक्के जो है शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, लेकिन पूरे साम्राज्य में स्कंदगुप्त के समय जारी किया गया था इसे। सातवाहन शासकों ने पोटीन, कांसा, सीसा, तांबा और चांदी के सिक्के चलाए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की नींव रखी थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन, बलबन, मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह। तो दोस्तों जो सेना को अस्थायी रखने और उसे नगद वेतन देने का काम शुरू किया था वो अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन ने अपनी सेना का प्रबंधन मंगोलों की तरह दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की और जो सबसे खास बात है, इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। यह सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण किया था और इसके बचपन का नाम अली और गुरशास्प था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान के प्रधान को क्या कहा जाता था? मतलब उनके शासनकाल में उनका जो मंत्री परिषद था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। तो उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? हमारा ऑप्शन है, पहला पेशवा, बाजीराव, वजीर, नायक। तो उस अष्टप्रधान के प्रधान को पेशवा कहा जाता था। 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी उनके शासनकाल में और उसके प्रधान को ही पेशवा कहा जाता था। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे और बालाजी बाजीराव ने पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि को दान किसने दिया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने ही 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को स्वर्ण मंदिर का निर्माण करने के लिए दान दिया था।
लेकिन स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था और राजकुमार खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। सिखों के प्रथम गुरु नानक थे तथा 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी, चुनाव आयोग, राज्य सरकार। दोस्तों, चुनाव करवाने का निर्णय जो है राज्य सरकार लेती है, लेकिन चुनाव जो करवाता है ग्राम पंचायत का वह राज्य चुनाव आयोग करवाती है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 का संबंध पंचायती राज से है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज का आरंभ किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, या फिर अवकाश करने के उसके लिए कोई आयु का निर्धारण ही नहीं है? जी सही, हमारा आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति को अवकाश प्राप्त करने की आयु की सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के विलय में उन 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो कौन थे? पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सरदार पटेल तथा पंडित नेहरू, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, सरदार पटेल तथा महात्मा गांधी। जी हाँ, आपको बताना है कि देशी रियासत के विलय में कौन 2 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप लोग शायद ये जानते होंगे, एक का नाम सरदार पटेल का, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति कौन थे? जी हाँ, हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें भारत का बिस्मार्क तथा लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनको सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा तथा जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, 8, 9, 11। जी हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 7, ऑप्शन ए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति तथा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे और झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? जी हाँ, वह कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता है फिर भी अध्यक्षता करता है? बताइए। लोकसभा का, राज्यसभा का,
राज्य विधानसभा का या सभी का? जी, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वह संसद का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये आप जानते होंगे। और राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? 3, 5, 7, 9। हमारा सही आंसर हो जाएगा 5। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान को अनुच्छेद 129 में दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, धन्यवाद।